इस्माइली आगा खानी बोहरा, जो बोहरा बिरादरी का एक बड़ा ग्रुप है और मुसलमान है। इनकी माली हैसियत, खुशहाली और समाज की तामीर में सरगर्म हिस्सा लेने की वजह से सारी दुनिया में उन्हें इज़्ज़त व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। आदाब, आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अब्दुल हई खान। बीच बहस में आज का मौजू है इस्माइली आगा खानी क्यों अलग नज़र आते हैं दूसरे मुसलमानों से। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने आपको दाऊदी बोहरा बिरादरी के बारे में बताया था कि वो दुनिया के 40 मुल्कों में आबाद होने के बावजूद उनकी मजहबी, समाजी और माशी सरगर्मियाँ एक ही तरह की हैं। उनकी अक्सरियत तिजारत पेशा है और डिसिप्लिन की पाबंद है। हिंदुस्तान में उनकी मजमूई तादाद 20 लाख के आसपास है। उनमें अच्छी तादाद इस्माइली आगा खानी बोहरा ग्रुप की भी है। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद किसी के मजहबी अक़ीदे या रस्म व रिवाज से बहस करना कतई नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज में एक खुशहाल ज़िंदगी, इंसानी हमदर्दी के मामलात, रोज़गार के तरीक़ों और तालीम व तरबियत के साथ साथ मुल्क और कौम की खिदमत और तरक्की में उनके मुस्बत किरदार को सामने रखा जाए ताकि दूसरे फ़िरक़ों के लोग भी उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। इस अहम मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं तारीख़ और समाजी उमूर के माहिर स्कॉलर डॉक्टर साकिब सलीम साहब। डॉक्टर साहब, आज के हमारे बीच बहस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत अब्दुल हई साहब आपका। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इतनी कम तादाद में दुनिया में होने के बावजूद एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन कौम कहा जाता है, आखिर ये सारा कैसे मुमकिन हो सका है? ये आप इस पर थोड़ी सी रोशनी दें, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस बहस के लिए बुलाया या इस मौजू पर बातचीत करने के लिए बुलाया। और ज़्यादा मैं मज़हबी बहस में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ना ही मैं उसका स्कॉलर हूँ और वो बहुत लोग शायद करते रहते हैं। तनकीद करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मसला आता है, अभी आपने ये कहा कि जितने भी मतलब बहुत ही कम नंबर है, लोग कम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इतने भी कम नहीं हैं। हाँ, वो इसलिए आपको लगता है क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन अगर आप यूरोप के हिसाब से देखें और किसी ममालिक जैसे होते हैं तो कुछ लाख की आबादी भी एक बहुत बड़ी आबादी होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आबादी ये ठीक ठाक है और इनका अपनी एक जगह है दुनिया में। और दूसरी बात ये है कि किस तरीके से मुमकिन हुआ है, इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक लीडरशिप सिस्टम बनाया गया है। आम तौर पर जितने भी बाकी मुसलमानों के ग्रुप हैं, बिरादरियां हैं, सेक्ट्स हैं, आप जो भी उन्हें नाम दे दीजिए, फ़िरक़े या कुछ भी कह लीजिए, उन सब में एक सेंट्रल गवर्निंग सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पर एक इंसान एक आवाज़ दे और बाकी लोग लब्बैक कह दें। ये बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर लेकिन ये हुआ है कि ख़ास तौर पे 20वीं सदी में एक चीज़ की गई कि एक सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि जिसे पूरी की पूरी कम्युनिटी, इस्माइली कम्युनिटी फॉलो करेगी या करती है, जो कि बाकी किसी कम्युनिटी में नहीं है। मतलब ठीक है, कुरान को वो भी मानते हैं, जिस कुरान को बाकी सारे मुसलमान मानते हैं, उसके बिना कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी हदीस पर भी लोगों का ईमान है, ये अलग बात है कि थोड़ा अलग अलग तरीक़े से अलग अलग फ़िरक़ों का होता है। लेकिन उसके अलावा जो एक अलग चीज़ है वो ये है कि एक कम्युनिटी को कैसे दुनिया में रहना है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा जो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, जिसे वो इमाम के तौर पर तस्लीम करते हैं, आगा खान, तो अगर आप उन्हें देखें तो उन्होंने भी पिछले 100 साल में लोगों को ये चीज़ समझाई है और बार बार उनके फरमान आते हैं। तो उसके एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है जो लोगों को राह दिखाने के लिए होता है। तो उसमें ये बात भी बार बार कही गई है कि दीन और दुनिया दोनों में एक साथ जीना मुसलमान का काम है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने दीन और दुनिया को अलग कर कर नहीं रखा है। यानी कि वो दीन के इंसान भी थे और दुनिया के इंसान भी थे। उन्होंने शादी की,
बाकी सारे काम किए, बाकी चीज़ें भी वो करते थे। तो उन्होंने ये भी समझाया, मतलब बार बार इनके जो लीडरशिप है वो लोगों को ये भी समझाती आ रही है कि दुनिया में रहना उतना ही ज़रूरी है जितना मतलब आखिरत की तैयारी करना। तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। शायद इसकी एक वजह है कि बाकी जो मुसलमानों की बिरादरियाँ या फ़िरक़े हैं ये उनसे आपको काफ़ी अलग तरीके से दिखाई देते हैं, जबकि हैं ये मुसलमान ही। बाकी अक़ीदा अगर आप देखें तो एक जो लार्जर सिस्टम है तौहीद, उसके अंदर ये भी आते हैं, रोज़ा नमाज में ये भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके से उसे अपनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि एक उनकी मरकज़ी हैसियत है उनकी दुनिया भर में फैले होने के बावजूद भी, मैं हिंदुस्तान के हवाले से आपसे बात करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भी है और अलग अलग फ़िरक़े भी हैं, ग्रुप भी हैं, और ख़ानक़ाह के एतबार से ले लीजिए, दरगाहों के एतबार से ले लीजिए, मदारिस के एतबार से ले लीजिए। अगर किसी ने देवबंद में पढ़ा है देवबंदी हो गया, बरेलवी में पढ़ा है बरेलवी हो गया। तो यहाँ पर मैं आपसे दरअसल मालूम ये करना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि लोग दूसरों हैं, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाते जिस पर वो लोग अमल कर रहे हैं? तो कैसे मुमकिन होगा हिंदुस्तान में? क्या ये मुमकिन हो सकता है? देखिए, मुमकिन तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर से वही चीज़ है कि लीडरशिप से ज़्यादा ज़रूरी है लीडर को मानने वाले लोग। मतलब पीर तो है ही, मुर्शिद भी ज़रूरी हैं उसके लिए। तो लोगों के लिए ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें कि सबसे पहले तो एक लीडर हमें ऐसे चाहिए, हर फ़िरक़े को चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में, लोकल लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, नेशनल लेवल और फिर ग्लोबल लेवल तक, ऐसे लोग चाहिए जो कि लोगों को ये समझाएं कि इस्लाम का जो तौर तरीक़ा है उसमें दुनिया में जीना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब आप हदीस पर जाइए, आप कितने भी स्कॉलर्स को देखिए, इस्लामी स्कॉलर्स को देखिए, सहाबा कराम को देखिए, आप रसूल अल्लाह को देखिए, सबने अपनी ज़िंदगी में दुनिया में भी जिया है। यानी कि शादी हुई, मतलब जैसे बाकी बहुत से मज़ाहिब ऐसे हैं जहाँ पर एक तरीके से दुनिया से अलग होकर ही आप दीन की राह पकड़ सकते हैं। यानी कि आप शादी ना करें, शादी कर ली है तो आप शादी को छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, या फिर आप खुद से कोई रोज़गार ना कीजिए, तिजारत ना कीजिए। इस्लाम में ये सब नहीं है। इस्लाम असल में तभी पूरा मुकम्मल होता है जब आप वो सारे काम भी करें। आप जंगजू भी हो सकते हैं, आप एक क्या कहते हैं ताजिर भी हो सकते हैं, आप कोई हाथ के कारीगर भी हो सकते हैं। इमाम अबू हनीफा को देखिए आप, तो आप आप कुछ भी हो सकते हैं, और आप साथ में एक इस्लामिक स्कॉलर, आप एक दीन के इंसान, आप इस्लामिक लीडर, आप सब कुछ हो सकते हैं, आप एक आलिम हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, लेकिन ये पिछले कुछ साल में या पिछली कुछ सदियों में हिंदुस्तानी मुसलमान कहीं पर भूल गए हैं, शायद मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे आपने भी नाम लिया देवबंद का, जैसे आपने कुछ खानकाहों का नाम लिया, तो आप उन सब में देखें कि अगर कोई आलिम है, दीन का आलिम है, तो वो बस दीन का आलिम है। आप किसी दीन के आलिम को तिजारत करते हुए बहुत मुश्किल से देख रहे हैं। अगर वो तिजारत करने लगा तो वो खालिस तिजारत करने लगा। हो सकता है उसने दीन की मतलब वो आलिम हो, मदरसा गया था, उसके पास एक डिग्री भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर वो ताजिर है। अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा तो वो फिर आर्मी में चला जाएगा। अगर वो कोई और हाथ का काम करने लगेगा, यानी कि वो सारी चीज़ें एक साथ, दीन और दुनिया एक साथ लेकर चलने वाली बात वो नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ शायद हिंदुस्तानी मुसलमान को समझनी पड़ेगी, उनकी लीडरशिप को पहले तो, फिर वो लोगों के पास जाएं कि दीन और दुनिया को साथ लिए बगैर जो मॉडल इस्माइली फ़िरक़े ने अपनाया वो यही है कि कहीं ना कहीं वो अपने दीन पर भी हैं और वो साथ में दुनिया को लेकर भी चल रहे हैं कि एजुकेशन हो, हेल्थ पॉलिसीज़ हों, आपको दुनिया के डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेना है, आपको अपने दीन पर भी रहना है, आपको सारी चीज़ें साथ लेकर चलनी है। क्योंकि दीन और दुनिया साथ नहीं चलेगी तो ये उनका एक तो काफ़ी परेशानी होगी। तो ये उनका एक विज़न है, जो विज़न
पूरे फ़िरक़े को समझ में भी आया है, लोगों को समझ में भी आया है, और वो अपने लीडर के पीछे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप्स हमें ये समझा नहीं पा रही हैं। तो जो दीन का आदमी है वो दीन का है, जो दुनिया का आदमी है वो दुनिया का है। तो वो एक गैप बनता जा रहा है जिस पर कोई ब्रिज नहीं है, कोई पुल नहीं है उस पर। साकिब सलीम साहब, ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी घर की हो, आदमी के अपने ज़ाती तौर पर इनफरादी हो या किसी जमात की हो, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करने के लिए या दीन का काम करें या दुनिया का काम करें, फ़ंड चाहिए होता है। तो इस जमात को, ख़ास तौर से बोहरा जमात को समाज में कहा जाता है कि ये बहुत ही मुनज़्ज़म, बहुत ही मंसूबाबंद तरीक़े से अपने काम करते हैं। लेकिन चूँकि लोग उनकी मसाजिद में या इदारों में बहुत कम जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते कि उनके जो तरीक़े हैं, तौर तरीक़े हैं, उनको किस तरह अपनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर, चूँकि आप हिस्टोरियन भी हैं और तारीख़ का भी एक अच्छा मुताला है, तो ज़ाहिर है कौमों को तनज़्ज़ुली और तरक्की भी सब आपने देखी है, मुताले में आपके आती है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिस तरह से वो लोग करते हैं अपनी मनसूबाबंदी, इसको दूसरे लोग भी करें, और वो अपनी मनसूबाबंदी करते कैसे हैं, उसका तरीक़ा क्या है, इस सिलसिले में मैं जानना चाहूँगा। जी अब्दुल हई साहब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। जी जी जी। आपने कहा कि उनके इदारों तक लोग पहुँचते नहीं हैं, इसलिए नहीं मालूम है। पहली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके इदारों तक लोग नहीं पहुंचते हैं। लोग उनके इदारों तक पहुंचते हैं। ये अलग बात है कि हम काहिल लोग, हम ध्यान कहाँ देते हैं कि हम कहाँ हैं और ये जगह कैसे, ये इदारा कैसे कायम हुआ। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। मुसलमान जितने भी इस मुल्क में हैं वो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ देखते हैं। हम खुद वहाँ से पढ़े हैं, हमने वहाँ पर पढ़ाई की कुछ साल। वहाँ पर आपको एक हॉल होता है, उसमें एक हॉस्टल है, उसका नाम आगा खान हॉस्टल है। आगा खान हॉस्टल क्यों है? तो अब आते हैं इस बात पर कि असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाने में आगा खान साहब का, आगा खान थर्ड थे, उनका एक बहुत ही अहम रोल है। वो यहाँ तक कि जब सर सैयद का इंतकाल हो गया था तो उसके बाद मोहम्मद, जो एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि उस टाइम पर यूनिवर्सिटी, तब तक वो कॉलेज था तो उसे यूनिवर्सिटी बनाने की डिमांड चल रही थी, उसके अराउंड जो कैंपेनिंग थी वो करती थी। वो उसके हेड थे, वो उसके प्रेसिडेंट भी थे। उसके अलावा जो फंड्स इकट्ठा किए गए हैं, जो दिए गए हैं, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्माइली फ़िरक़े की तरफ से आगा खान साहब ने दिया है, और आगा खान साहब के उस ज़माने के कई फरमान हैं जिसमें कि ये है कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनने में मदद की जानी है। तो बहुत सारे जो इदारे हैं, और भी ऐसे हिंदुस्तान में बहुत से इदारे हैं, बल्कि उस ज़माने में जितने भी इदारे बने हैं हिंदुस्तान में या बर्रे सगीर, तो अब आप कह लीजिए, क्योंकि वो सब अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं इस्माइली कंट्रीब्यूशन लगातार है। तो अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए हैं तो हम कहीं ना कहीं इस्माइली इदारे में जा चुके हैं। हमें पता है कि इस्माइली इदारा कैसा होता है, लेकिन हमने आंखें मूंद ली हैं। हमें लगता है अरे होगा, बन गया, ऐसे ही बन गया। हम कभी नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से आया, क्या क्या हुआ, किस किस ने फंड दिया, क्या जद्दोजहद हुई, किस तरीके से सरकारों से बात हुई। क्योंकि जिस ज़माने में हिंदुस्तान में एजुकेशन का मुद्दा उठा तो आगा खान का जो सबसे बड़ा रोल था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं थे, क्योंकि कई ममालिक में, जैसा कि आपने कहा कि 40 मुल्कों में, ममालिक में फैले हुए हैं आप, तो आप एक इंटरनेशनल स्टेट्समैन भी हैं। तो आपकी बात दुनिया सुनती है, दुनिया भर में। और उसके अलावा जो मैंने अभी कहा कि आप अपनी कम्युनिटी को क्या कह रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि इदारा हमने उनका देखा है, इदारे उनके हमने देखे हैं। ऐसे बहुत इदारे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, लेकिन हम हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, उन्होंने जगह जगह स्कूल्स खोले, जो कि आज़ादी के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो बन रहे थे, जो कोई और भी बना रहा था तो उसमें फंड्स दिए, जो वरना खुद बनाए। और ये चीज़ लगातार उन्होंने की, और ये सिर्फ इस्माइलियों के लिए नहीं की। इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो बाकी, आपने कहा ना बाकी मुसलमान क्या सीखें, तो उसमें ये नहीं किया कि जैसे देवबंद का मदरसा ये मानकर चलेगा कि उसमें देवबंदी आएगा,
या फिर कोई और मदरसा ये सोचेगा कि मेरे फ़िरक़े का इंसान आएगा। इस्माइली इदारा आमतौर पर इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर, या फिर जो बाकी भी चीज़ें इन्होंने की, एजुकेशन से अलग हॉस्पिटल्स भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, तो आप जब उन्हें देखेंगे तो वो सबके लिए खुले हुए हैं, उनके दरवाजे सबके लिए हैं। असल में उस पर लिखा हुआ नहीं होता है, तो आपको महसूस नहीं होता कि ये किसका इदारा है। जब तक किसी चीज़ पर ना लिखा हो कि ये हिंदू पानी है, मुस्लिम पानी, उस पर सिर्फ पानी लिखा है, तो आपको महसूस ही नहीं हुआ कि किसका दिया हुआ पानी था। लेकिन वो इस्माइली फ़िरक़े की ख़ासियत थी। और जब आपने ये बात कही कि इदारे किस तरीके से तामीर हुए, तो अब इस पर आते हैं। फंड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे हमारे यहाँ हैं, बाकी सब फ़िरक़ों में हैं कि एक तो हम लोग बहुत आराम से बात करते हैं ज़कात की। हमारा ज़कात का कंसेप्ट ये है कि ज़कात आसपास किसी को भी दी जाए, अपने रिश्तेदार को दी जाए, किसी को दी जाए। पिछले कुछ टाइम में कुछ फ़ंड्स भी बने हैं, लेकिन वो फ़ंड्स भी बहुत ही प्राइवेट लेवल पर बने हैं, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने फ़ंड्स बनाए हैं। किसी ने किसी की कोचिंग के लिए बनाए हैं, किसी ने लोगों को शादियाँ कराने के लिए बना दिए हैं, किसी ने कपड़ा देने के लिए बना दिए हैं, लेकिन वो छोटे फ़ंड्स हैं, वो कम्युनिटी लेवल नहीं है, मतलब सब लोग उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि सब लोग मिलकर जो अपना सुप्रीम लीडर है उसे ज़कात ट्रांसफ़र करते हैं, और ये ज़कात यहाँ पर 2.5% पर लोग रो देते हैं, ये ज़कात वहाँ पे 10% भी होती है और कुछ जगह 12.5% भी होती है। तो और अमीर लोग होते हैं, मतलब पैसा भी है उनके पास, तो वो इतना पैसा देते हैं, और वो पूरा का पूरा पैसा लीडर जो है उसके पास ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ होता है कि इतना % हम एजुकेशन को देंगे, इतना % हम हॉस्पिटल को देंगे, इतना % जो लोग अपने रोज़गार करेंगे उनको लोन देंगे, इतना % इस चीज़ पर खर्च होगा। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और बहुत से लोग तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि भाई आगा खां साहब अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, हिसाब दिया जाता है, ऐसे नहीं है उन्होंने हिसाब दिया और खामा खां इतनी चीज़ें नहीं हुई हैं। जैसे हमने अभी आपको कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा है, और बाकी ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं पूरी दुनिया में आज भी चलते हैं, और हॉस्पिटल्स हैं। उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम अपने ही मुल्क में बात करें, जो कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें। आप यहाँ से जाइए, आप दिल्ली में बैठे हैं, हुमायूं का मकबरा है, बहुत ख़राब हालत में था, उसका जो पूरा एक रिनोवेशन है वो भारत सरकार के साथ मिलकर आगा खां ट्रस्ट करती है। और ऐसी कई इमारतें हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आगा खां ट्रस्ट करती है, जो कि एक तरीके से आप देखिए कि हिंदुस्तान को टूरिज़्म के लिए डेवलप करने का काम है। उसके अलावा उन इमारतों की रख रखाव का काम है, ये बहुत बड़ा काम है। अगर मैं बाकी चीज़ों को भी हटा दूं, जो कि ये काम किया जाता है और मिलकर किया जाता है, सरकारों के साथ ताउन किया जाता है। ऐसे नहीं है कि हम खुद जाएं और जाकर करें, किसी से लड़ें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे ढंग से एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें वो फंड्स रेज किए जाते हैं, उन फंड्स का हिसाब भी दिया जाता है। बाकी जगह आमतौर पर एक तो ज़कात फंड्स पर नहीं जा रहा है, और जहाँ जा भी रहा है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब ये सवाल बहुत लोग उठा देते हैं कि पैसा कहाँ गया, ऑडिट कहाँ है, तो वो ऑडिटिंग, वो सिस्टम, वो वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने बहुत ही तफसील और बहुत ही मोतबरियत के साथ दिया। यहीं एक सवाल मेरा और जुड़ा हुआ है। समाज में जाहिर है आप भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, बोहरा फ़िरक़े के लोग रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, मुसलमानों के दूसरे तबके भी रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे मसाइल के लिए, हमारा मुल्क जमहूरी है, छोटे छोटे मसाइल के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते रहते हैं। लेकिन हम लोग भी, चूँकि जैसे आपने कहा, जानने वाले जानते हैं, और आप तो माशाल्लाह उस शोबे के आदमी हैं, हर चीज़ का इल्म रखना, मालूमात रखना, तफसील रखना, ज़ाहिर है जब भी इंसान बात कर सकता है। लेकिन जब मसाइल अगर आते हैं तो दूसरे लोगों को तो हम देखते हैं, लेकिन बोहरा तबके के लोगों को हम, ऐसा नहीं लगता, मसाइल सबके साथ होते हैं, हम कभी सड़कों पर नहीं देखते। बड़ा ही उनको कूल और बड़ा पुरसुकून हम देखते हैं अपने अतराफ़ में। इसका क्या सबब है? इसका फिर से वही सबब है कि एक लीडरशिप है। और मतलब बार बार मैं इसी पर जा रहा हूँ, मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा कि हर चीज़ का जवाब बार बार मेरा लीडरशिप पर पहुँच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही सच्चाई है कि आपके पास एक लीडरशिप है,
वो लीडरशिप, ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, इनकी तारीख है प्रोटेस्ट, इनकी तारीख, जैसे मैंने आपसे कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी, वो प्रोटेस्ट है कि मतलब अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, वो प्रोटेस्ट है। लेकिन उस प्रोटेस्ट में वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे। क्यों? क्योंकि एक लीडर आपको ये समझा रहा है कि जाकर इस तरीके से मतलब प्रोटेस्ट करना, नारे लगाना, धरना देना, इससे कुछ हासिल नहीं है। आप जैसे अभी रिसेंटली नाम क्या वो, मैं ज़रा सा टूकूंगा, क्या वो अपने मसाइल के लिए अपने लीडर के तय प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं? नहीं, वो अपने मुतालबा करते हैं, वो अपने लीडर से बात करते हैं, लीडर तक वो बातें पहुंचती हैं, वो लीडर आगे सरकारों से बात करते हैं और वो देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। बहुत से तरीके होते हैं, क्योंकि आप भाई पैसा और एजुकेशन दो चीज़ें पावर भी होती है, उसके साथ ताकतवर इंसान की इंसान सुनता है, सरकारें भी सुनती हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसी और भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर मैं मुस्लिम से बाहर निकलूं तो पारसी कम्युनिटी तो और भी छोटी है, ठीक है, 1 लाख से भी कम लोग हैं, लगभग 56,000 शायद। तो इन मतलब लोगों, सरकारों को सुनना पड़ता है, ये तो एक चीज़ हुई। लेकिन मेन बात ये है कि उनके लीडर्स सरकारों से बात करते हैं, पिटीशंस देते हैं, कई बार वो अपने सिस्टम खड़े करते हैं। मान लीजिए उन्हें लगता है कि सरकार हमारे लिए अस्पताल नहीं बनाएगी, तो वो अपने अस्पताल बनाने के लिए फ़ंड इकट्ठे कर देंगे। अगर उन्हें लगेगा सरकार हमारी एजुकेशन पर काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपने स्कूल बना लिए, अपने पैसा देकर उन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली। आप समझ रहे हैं, उन्हें लगा कि उन्हें मान लीजिए लगता है कि हमारे लिए सरकारें उस तरीके से लोन नहीं देती हैं, तो लोन देने का एक माइक्रो फाइनेंस सिस्टम तैयार किया गया है। आपको मतलब ये भी एक मज़ेदार चीज़ है, दुनिया के कई ममालिक में है इस वक्त, और हिंदुस्तान, और मज़ेदार चीज़ ये, वो सिर्फ इस्माइली को हेल्प नहीं करता है, वो सबको हेल्प करता है। तो उसमें कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान भी हों, मतलब वो किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद तो आप ये समझिए कि पहली चीज़ तो ये कि हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर सरकार नहीं करती है तो क्या हम खुद उठकर अपनी मदद करेंगे? बहुत सी बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खुद उठकर अपनी मदद करेंगे ही नहीं। तो वो जो मुतालबा है, वो जो प्रोटेस्ट्स हैं, वो जो सब कुछ है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लगने लगता है। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं है। ये एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछते हैं, उसके बाद ये अपनी मदद करने चल पड़ेंगे। और उस मदद करने से ये होता है कि कुल मिलाकर एक प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है सरकारों पर। आप खुद समझिए कि मान लीजिए आप हैं, आपका मोहल्ला है, वो खुद अपनी सफाई करने लगे, तो सरकार को भी कुछ दिन बाद लगेगा कि बाकी लोग देखकर क्या कहेंगे, चलो भेज देते हैं अपने म्यूनिसिपैलिटी वाले को। तो वो चीज़ें पूरी इस कम्युनिटी के साथ हैं। इस कम्युनिटी ने खुद अपनी मदद की है और कर रही है, अभी भी करती है। अपनी मदद कर कर खुद आगे बढ़ना और उसके अलावा दूसरों की भी मदद करना। तो एक तरीके से प्रोटेस्ट की जो स्पेस है, इनका प्रोटेस्ट है, लेकिन वो उस तरीके का नहीं है, वो धरना नहीं है, वो नारा लगाना नहीं है, वो आपको मतलब सड़कों पर बैनर लेकर खड़े होकर वो प्रोटेस्ट नहीं होता है। वो एक तरीके से जाते हैं, गवर्नमेंट से बात करते हैं, अलग अलग सरकारों से बात करते हैं, उनसे अपनी बात रखते हैं। नहीं मन सकती है तो अपना देखते हैं कि भाई कितने फंड्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद लीडर तय करता है कि इतना ज़कात का, इतना इसका हमारे पास इतना फ़ंड हो सकता है, हम ये काम करेंगे, और फिर इस तरीके से वो काम होते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और मालूम करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा फैलाव है और उनका बहुत ही मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद काम है, जो हमें जब हम देखने जाते हैं या हमें समझने की कोशिश करना चाहिए सोसाइटी के लोगों को, ख़ास तौर से सोसाइटी के रहनुमाओं को, क्योंकि रहनुमाई हर एक तो नहीं करता। ज़ाहिर है, जैसे आपने अभी ख़ुद भी कहा कि एक लीडरशिप मजबूत है उनके पास, और वो मजहबी पेशवा भी हैं जो लीडर हैं उनके। तो जब मजहबी पेशवा कोई बात कहता है तो वो उसके पैरोकारों के जहन में पेवस्त होती है। लेकिन और जगहों पर ये सब नहीं है। तो क्या आप समझते हैं, इनकी आप बता सकते हैं कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं दरअसल दुनिया के और ममालिक में भी हैं और हिंदुस्तान में भी हैं, हमारे मुल्क की ख़ास तौर से इकोनॉमी में क्या हिस्सेदारी कहीं कुछ बनती है जो लगता है कि नहीं हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल। एक तो ये बात तो अलग
मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा कि कितने बिजनेसमैन कितना पैसा कमाते हैं, कितनी फैक्ट्री लगाते हैं, वो तो सब कर लेते हैं, हर इंसान अपने लिए कमा रहा है, उसके बाद सरकार टैक्स ले लेती है तो टैक्स दे देता है। लेकिन हम किसी और चीज़ में जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइप की चीज़ है, मतलब एक इस टाइप की चीज़ है। और जिस प्रोजेक्ट का पार्ट ये है कि ये छोटे किसान से लेकर बड़े किसान को मदद करते हैं, उसके अलावा छोटे लोन भी देते हैं लोगों को उनके रोज़गार के लिए। तो गुजरात के इलाके में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गुजरात में ज़्यादा इस्माइली हैं, तो उस इलाके में एक बहुत बड़े इलाके में इनके सेल्फ लोन ग्रुप आपको दिखेंगे जो कि किसानों के लिए काम करते हैं, छोटे किसान, बड़े किसान। और इसमें ये नहीं है मसला कि जो इंसान इनसे लेगा तो वो इस्माइली होना चाहिए। इसी तरीके से जिसे माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं आज की ज़बान में, वो माइक्रो फाइनेंस के भी आपको इनके ग्रुप्स नज़र आते हैं, उसका भी इनका एक इदारा है, वो भी करते हैं। उसके अलावा आपकी जो मुल्क है उसमें एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन, उसमें भी इनका रोल है। प्राइमरी एजुकेशन में इनका रोल है, मतलब इनके इदारे हैं, उसके अलावा कुछ इदारों को ये बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मतलब, और ये सब कुछ आगा खान डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बड़ा सा प्रोग्राम होता है, उसके तहत किया जाता है। ये नहीं है कि ऐसे ही हो रहा है, जो मैंने कहा ना फिर से एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ये तितर बितर नहीं है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उससे तय किया जाता है। यहाँ तक कि आपको ये जानकर शायद ये भी बहुत कम लोग जानते हों कि कुछ लोगों को, ये हिंदुस्तान के बच्चों को जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फेलोशिप्स भी मौजूद हैं, पढ़ाई के लिए फेलोशिप्स मौजूद हैं। तो ये सब हिंदुस्तान के लिए है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। और इसमें ये चीज़ नहीं है कि आप इस्माइली होंगे या नहीं होंगे, ये भी मसला नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं जो कि इनके हैं। उसके अलावा ये तो एक अलग चीज़ है कि कितने लोग इस्माइली हैं जो कि ख़ुद पैसा कमाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, वो तो सभी की होती हैं। लेकिन ये कि आप अपने पैसे से, हमने आपको भी बताया कि कितना बड़ा ज़कात का हिस्सा दिया जा रहा है, उसमें से अब आप ये समझिए कि उसमें से आप प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, हॉस्पिटल, माइक्रो फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि कैसे पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनका रख रखाव, ये सारी चीज़ें, और भी कई फेलोशिप्स, ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो आप देश को बढ़ाने के लिए, मुल्क को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। टैक्स की शक्ल में भी, जो टैक्स की शक्ल में तो वो तो सभी कर रहे हैं, वो तो हम सभी कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि बाकी, ऐसा नहीं है कि बाकी मुस्लिम फ़िरक़े ये नहीं करते हैं, लेकिन उनका इतना सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जैसे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने एक इदारा बना दिया, किसी ने एक हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि हमने पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है, अगले 100 साल का भी तैयार है, पिछले 100 साल का भी तैयार है। आप हमसे उठा के ऑडिट लेंगे, हम बता देंगे कि हमारी कम्युनिटी का इतना पैसा था, इतना ज़कात में आया, इतना सदक़े में, इतना फ़ितरे में, इतना इसे दिया, इतना इसे दिया। आपके पास पूरा एक ऑडिटिंग सिस्टम है, आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो ज़्यादा कारगर हो जाता है। और शायद इस वजह से, मेरा अपना मानना है, ये मैं हमेशा से मानता आया हूँ कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ों में इस्माइली फ़िरक़े से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दीन की चीज़ें भी सीखें, लेकिन जो दुनियावी चीज़ें हैं और जिस तरीके से वो चीज़ें हैं, उस पर सोचने की ज़रूरत है। और शायद सभी लीडरशिप को और उलमा को, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े के हों, ये सोचने की ज़रूरत है कि ये उनके यहाँ क्यों नहीं हुआ, और क्या इसके होने में मेरे ख़्याल से कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि तालीम बढ़े, लोगों की हेल्थ बढ़े और उनकी इकोनॉमी बढ़े, इसमें किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। और ना ही, मतलब वही बात है जो हमने कहा कि रसूल अल्लाह हमारे ख़ुद दीन और दुनिया दोनों के इंसान थे। नाज़रीन, आज के हमारे बीच बहस प्रोग्राम में आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर साकिब सलीम साहब। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह इसी तरह के किसी अहम मौजू पर हम आपसे फिर किसी माहिर स्कॉलर से बातचीत कराएंगे। शुक्रिया।